नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज आरपीएससी द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग जो स्कूल व्याख्याता यानी कि फर्स्ट ग्रेड का जो जीके जीएस का पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज अपने इस पेपर के अंदर चर्चा करेंगे कि आरपीएससी ने किस प्रकार के जीके वगैरह, किस प्रकार का करंट पूछा है, किस प्रकार की हिंदी के क्वेश्चन आए हैं। पूरा पेपर इस वीडियो के माध्यम से पूरा कवर करेंगे। बढ़िया तरीके से आपको गजब की आंसर की आपको मिलेगी। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज 17 नवंबर 2024 को आरपीएससी ने संस्कृत शिक्षा विभाग का जीके जीएस का पेपर कंप्लीट करवा दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी के प्रश्नों की। 3 से 4 प्रश्न हिंदी के प्रश्न आए हैं। देखो, पहला प्रश्न ये पूछा है कि इल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। इसने पूछा है कि इल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो इसमें सीधा सा उत्तर हो जाएगा नंबर 3, जो तुंदिल है। तुंदिल ये क्या है? इल प्रत्यय से निर्मित शब्द है नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा इसका 3 नंबर। दूसरा प्रश्न, द्विज का अर्थ नहीं है। अब द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला होता है। तो 2 बार तो पक्षी भी लेता है, दांत भी लेता है और ब्राह्मण भी लेता है, लेकिन जो हाथी होता है ना वो द्विज होता है। द्विज का अर्थ नहीं है क्योंकि ये 2 बार जन्म में नहीं लेता। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। ये 3 से 4 प्रश्न सिर्फ हिंदी के हैं। उसके बाद में अशुद्ध शब्द देखो। अब इसने देखा है अशुद्ध शब्द बताना है। निरोग तो शुद्ध शब्द है, बिल्कुल सही है। अहल्य है वो भी शुद्ध शब्द है, बिल्कुल सही है। महात्म्य ये भी शुद्ध है, लेकिन जो अंतर्धान है ना ये अशुद्ध है। अंतर्धान है ना ये अशुद्ध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। इस प्रकार देखना है आपको। उसके बाद में पूछा है सत प्लस शास्त्र की संधि से निर्मित रूप है। अब ये संधि से प्रश्न आया है कि सत प्लस शास्त्र की संधि से निर्मित रूप कौन सा है? वो है सच्छात्र। 4 नंबर होगा इसका। क्या होगा? सच्छात्र। सच छात्र ये होगा सत प्लस शास्त्र। तो ये 4 प्रश्न थे हिंदी के कंप्लीट। अब अपने चलते हैं करंट की तरफ। और करंट इतना गजब का पूछा है आरपीएससी ने और बड़ा ही गहराई से प्रश्न पूछा है। देखो, हाल ही में उड़ीसा में प्रारंभ की गई सुभद्रा योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024-25 से 2028-29 के बीच 5 वर्षों की अवधि में कितनी राशि मिलेगी? अब देखो, मैंने करंट में इतना गहराई से प्रश्न आपको नहीं करवाया, लेकिन ये जरूर आपको बताया था कि उड़ीसा के अंदर एक सुभद्रा योजना स्टार्ट की गई थी। जो वर्ष भी मैंने बताया भी 21 से 60 वर्ष के आयु है इसके अंदर जो सभी पात्र होंगे। अब इसने यहाँ पर देखो राशि भी पूछ ली। तो इसका उत्तर होगा 50,000। कितना होगा? 5 वर्षों की अवधि के दौरान कितनी राशि मिलेगी? 50,000 रुपये मिलेगी। उसके बाद 2024 तक भारत की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदानकर्ता किसका है? यानी कि अगर नवीकरणीय क्षेत्र के अंदर अगर अपनी बात करें भी 2024 के अंदर सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? तो ये रहा है सौर ऊर्जा का। किसका रहा है? सौर ऊर्जा का। और ये देखो राजस्थान करंट का बड़ा गजब का प्रश्न करंट अफेयर से। देखो, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान ने राज्य में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति विकसित की है? देखो, बड़ा गजब का है। कौन सी नीति है? वो है हील इन राजस्थान 2024। और ये नानक क्लासेज में आपको बढ़िया तरीके से करवाया है। कौन सी नीति? हील इन राजस्थान 2024। उसके बाद में देखो, ये भी मैंने करवाया है, ये अच्छे तरीके से मैंने बताया है। भारत की वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य योजना प्रारंभ की। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये प्राथमिक उद्देश्य मैंने बताया था उस दिन। तो इसका उद्देश्य है कि बच्चों में बचत की आदत पैदा करना, ये इसका उद्देश्य है। 3 नंबर उत्तर होगा इसका, क्योंकि बजट में इसकी घोषणा हुई थी वात्सल्य योजना की और नई दिल्ली में वित्त मंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका उद्देश्य है बच्चों में बचत की आदत पैदा करना। ये प्रश्न करवाया है मैंने। और ये देखो, ये तो बड़ा गजब का ही करवाया है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 8 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। और ये देखो, ये प्रश्न है ना करंट के अंदर मैंने करवाया। बाकी आपको प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर स्पेशल फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके अंदर PDF आपको विद और टेस्ट वगैरह सारे प्रश्न इस प्रकार के डाले हुए हैं, हूबहू आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर देना प्रताप क्लासेज ऐप पे। तो यहाँ पे देखो, ये 15 अगस्त के दिन लॉन्च हुआ था। इससे SLV D3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये कथन बिल्कुल सही है इसका।
EOS 8 2 पेलोड ले जाता है। यहाँ ये कथन बिल्कुल गलत है, 2 पेलोड नहीं ले जाता बल्कि यहाँ पर 3 पेलोड ले जाता है। ये EOS 8 में एक्स बैंड डेटा ट्रांसमिशन का उपयोग किया गया, ये भी कथन बिल्कुल सही है। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ए और सी सही है। ठीक है, यानी कि बी गलत है, ए व सी सत्य है किंतु बी असत्य है। तो 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, बड़ा गजब का प्रश्न है। उसके बाद हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय WASH सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है? देखो मंत्रालय का नाम पूछ लिया भी, किस मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय WASH सम्मेलन 2024 का आयोजन किया? तो वो किया था पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। इसका 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। वो देखो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से फिर प्रश्न आ गया। अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने वीमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से किया है? ये भी प्रश्न मैंने करवाया, बड़ा गजब का प्रश्न है। अभी मैं टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चन डालूंगा, ये कहाँ से किस प्रकार का प्रश्न आया है। तो वीमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से हुआ? तो ये हुआ था ब्रिटिश काउंसिलिंग के सहयोग से। इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, ये सारे करंट के प्रश्न आए हैं। और ये देखो कितना गजब का 3 से 4 बार प्रश्न करवा दिया। भारत की माननीय राष्ट्रपति को निम्न में से किन देशों ने उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? 3 देशों की यात्रा पर गई थी, फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते। ये गई थी 5 से लेकर 10 अगस्त के बीच में, और यहाँ पे फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला और तिमोर लेस्ते का मिला था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए व सी दोनों हो जाएगा। उत्तर नंबर 2 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोनों देशों का मिला था इसका। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के किस भार वर्ग की स्पर्धा में अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता है? ये देखो टप गया ना पेरिस ओलंपिक से। तो इसके अंदर कितने 57 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता था। पेरिस ओलंपिक से कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, आगे भी। उसके बाद DAE, इसका मतलब परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया। तो DAE परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर के द्वारा। उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। इसने पूछा है भी किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान और भुवनेश्वर के द्वारा आयोजन किया गया। ये भी करंट का प्रश्न है। उसके बाद में ये साइंस के प्रश्न आ चुके हैं, एक बार अपने छोड़ देते हैं, अभी अपने चलते हैं आगे। ये देखो पॉलिटिकल का प्रश्न, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचानो। अब देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, सीधा इसने पूछा भी इसके अंदर सही कथन बताना है। ठीक है, तो सही कथन इसके अंदर एक ही है, वो है 2 नंबर। जो रमा देवी है वो भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी। इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। बाकी तीनों जो कथन है ना वो सारे सही नहीं है। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस निर्णय में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? एक सर्वोच्च न्यायालय के अंदर काफ़ी लंबा मामला चला था, तो इसके अंदर ये निर्णय हुआ कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। तो कौन सा मामला था? वो था बेरूबारी मामला। 3 नंबर इसका उत्तर होगा। बेरूबारी मामला के अंदर संविधान प्रस्तावना का भाग नहीं है। ये पॉलिटिकल का प्रश्न पूछा गया अभी। उसके बाद में देखो संसदीय वगैरह इनको एक बार छोड़ दो आप। इसके बाद में ये देखो भारत के प्रधानमंत्रियों का कौन सा समूह है 1952 के बाद से कभी भी संसद की राज्यसभा का नेता नहीं रहता? यानी कि जितने भी प्रधानमंत्री बने ना 1952 के बाद में कौन सा प्रधानमंत्री संसद की राज्यसभा का नेता नहीं रहा था? ये प्रश्न पूछा है। तो इसका उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री और VP सिंह। ये दोनों क्या है? कभी भी संसद के राज्यसभा के नेता नहीं रहते। 4 नंबर इसका आंसर होगा। अब चलते हैं राजस्थान जीके की तरफ। करंट पढ़ लिया, पॉलिटिकल के आगे और हिंदी वगैरह पढ़ ली। अब चलते हैं राजस्थान जीके। तो पहला पूछा इसने सही कथन का चयन करके सही कथन चुनना है। उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। अब ये तो सभी जानते हैं भी उड़िया का पठार सिरोही के अंदर है, तो उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, बिल्कुल सही है भी। 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है? नहीं, 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग नहीं है, क्योंकि वो तो पूर्व में रह गया और ये दक्षिण में है। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट रूप है? बिल्कुल सही है ये तो। मुकंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और 12 जिलों के मध्य है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुकंदरा की जो पहाड़ियाँ ना वो कोटा के अंदर है, क्योंकि 12 के अंदर नहीं है, ये है झालावाड़ के अंदर। तो इसका उत्तर होगा A व C, यानी कि पहला उत्तर होगा इसका A व C नंबर होगा। तो ये 4 नंबर भी इसका गलत हो जाए। देखो एग्जामिनर ने कितना गहराई से इस प्रश्न को घुमाया है। उसके बाद कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखो नदियाँ से रिलेटेड प्रश्न आ गया। अब आपको यहाँ पे एक नदी है वही कन्फ्यूज करेगी। तो उजाड़ व आहू नदी ये किसकी है? काली सिंध की, बिल्कुल सही है।
चाप और जाखम माही नदी, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद है मेज और सागी, ये चंबल, ये कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि मेज नदी चंबल की तो सहायक है, लेकिन जो सागी नदी है ना, ये है लूणी नदी की सहायक है। अब देखो एक ही नदी ने इधर उधर क्वेश्चन को घुमा दिया। मानसी और खारी, ये है बनास की, तो यहाँ पे पूछा है सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर देखो 3 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। तो अब देखो आगे बात करते हैं 31 नंबर। तांबे की खाने कुशलगढ़ सैनपरी भगत का बास निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? देखो तांबे की खाने पूछी है, कुशलगढ़ है, सैनपरी है, भगत का बास, तो ये कहाँ पर है? सारी की सारी अलवर के अंदर है। कहाँ पर है? ये अलवर के अंदर है। ऐसे जीके वगैरह बड़ा लगभग ऐसे लग रहा है ना इजी आया है। अब देखो गलत युगम का चुनाव करना है। यहाँ पे देखो पशुधन से संबंधित आ गया, गलत युगम का पहचान। तो मगरा किसकी है? भेड़ की नस्ल है, बिल्कुल सही है। सेकावाटी है वो बकरी की नस्ल है, बिल्कुल सही है। गिर किसकी है? गिर गाय की है, लेकिन जो सूरती है वो ऊंट की नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा, गलत नंबर चुनना है इसका। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? देखो एग्जामिनर ने कितना गहरा है से इजी प्रश्न पूछ लिया आपसे, तो 43 किलोमीटर का अंतर है। कितना है? 43 किलोमीटर का। उसके बाद में देखो अब ये देखो शिक्षण विधियों के प्रश्न आ गए, एक बार इनको छोड़ देते हैं अपने, बाद में देख लेंगे, चर्चा करेंगे। एक बार अपने जीके वगैरह उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न आ गए। अब अपने चलते हैं आगे, जीके वगैरह ये पढ़ेंगे अपने, एक बार जीके कवर कर लेते हैं। अपने चलते हैं 49 नंबर पर। ये देखो ये आ गया जो अपने भारत के अंदर इतिहास वगैरह दी हुई ना, वहाँ से प्रश्न आया है। जहांगीर महल निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? जहांगीर महल का पूछा है कि किस किले में अवस्थित है, तो ये कहाँ पर है? जहांगीर महल है आगरा के किले में। कहाँ पर है? ये आगरा के किले में है जहांगीर महल। इसका उत्तर 4 नंबर। कौन सी गतिविधि में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी? ये देखो भी कौन सी गतिविधि पूछी है, भी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी, तो 50 नंबर का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, क्योंकि इरवन की रेलगाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास ये इसके अंदर शामिल है नहीं था। बाकी काकेरी कांड है, केंद्रीय बम फेंकना ये भी है, सैंडर्स कहता है ये भी शामिल है, तो उत्तर इसका 3 नंबर हो जाएगा। अब देखो 51 नंबर। कौन आजाद हिंद फौज के प्रारंभिक चरण में उससे संबंधित था? निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के प्रारंभिक चरण से संबंधित था? तो वो शामिल था, कौन है? रास बिहारी बोस। कौन शामिल था इसके अंदर है? प्रथम चरण में रास बिहारी बोस। कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई थी? ये देखो रचनाएं भी बड़ी गजब की है, और फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग से आपको क्लासें मिल रही है, वो गजब तरीके से देख लेना। तो कौन सी रचना गुप्त काल में रची गई? तो वो रची गई थी चंद्र व्याकरण, ऑप्शन नंबर 3 नंबर। तो चंद्र व्याकरण है जो गुप्त काल के अंदर रची गई थी। उसके बाद में देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में सत्य कथन नहीं है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे किसी भी समझौते से इनकार किया जो प्रतिरक्षा एवं विदेशी संबंध भारत सरकार को नहीं सौंपता, बिल्कुल ये तो सही है। उन्होंने विलय पत्र का प्रारूप तैयार करने में सहयोग किया जो सभी रियासतों को स्वीकार था, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में वह गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार थे, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है अभी, और अंतरिम सरकार में वह उप प्रधानमंत्री थे, तो 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। तो वह गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार नहीं थे, क्योंकि संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। कौन थे? BN राव। तो इसका 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। उसके बाद पुरातात्विद नील रतन बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया था? और अभी नाना क्लासेस की जो RBC की बुक आई ना 6 से 12, वो गजब तरीके से पढ़ लेना, उसके अंदर सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये पुरातात्विकविद नील रतन बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया? तो ये किया था, ध्यान रखना, विराट सभ्यता का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, किसका? विराट सभ्यता। विपिन चंद्र पाल के बारे में कथनों पर पढ़िए। अब देखो विपिन चंद्र पाल के बारे में यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, इसके बारे में सही कूट का चयन करना है। तो उन्होंने बांग्ला में एक पाक्षिक पत्रिका कौमुदी का प्रकाशन किया, कौमुदी का प्रकाशन किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने लाहौर से प्रकाशित होने वाले ट्रिब्यून के संपादकीय विभाग में भी कार्य किया, तो दोनों के दोनों कथन क्या हैं? सही है। तो 3 नंबर उत्तर हो जाएगा, दोनों कथन सही है, 3 नंबर उत्तर करेक्ट आंसर। उसके बाद में कानड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था? ये लो हिस्ट्री का प्रश्न आ गया अभी, कानड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था?
तो इसमें अब कानड़देव का मुख्यमंत्री देखो पूछा है, दरबारी कवि तो पद्मनाभ है, लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री पूछा है तो जेता देवड़ा। कौन था? जेता देवड़ा। राणा सांगा की छतरी कहाँ स्थित है? देखो बड़ा गजब का है, राणा सांगा की छतरी कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है राणा सांगा की छतरी। 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी, वह निम्नलिखित में से किस ठिकाने से थे? देखो 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई, किस ठिकाने के थे? यह है 1857 की क्रांति। इसका उत्तर होगा आसोप। क्या होगा? आसोप ठिकाने के थे। तो इसमें देखो ये कहाँ के थे, ये मैंने बता ही दिया, अशोक ठिकाने के। उसके बाद में देखो राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था? अब देखो राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र पूछा गया है, तो यहाँ पे 59 नंबर का उत्तर हो जाएगा लोकवाणी। क्या हो जाएगा? राजस्थान का भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार था लोकवाणी। उसके बाद में कौन सा शासक रोहिल लिद्दी के नाम से जाना जाता था? रोहिल लद्दी के नाम से जाना जाता था, वो था नागभट्ट प्रथम। ये ना नानक क्लासेस शिव सर पर आपको रीट की क्लासें दी जा रही है, उसके अंदर ये प्रश्न करवाया था, तो यहाँ पे आ गया, तो इसका उत्तर नागभट्ट प्रथम। उसके बाद में देखो लोक देवता से संबंधित प्रश्न आया है, कौन सा कथन सत्य है लोक देवता के बारे में? तो यहाँ पे देखो विश्वास के आधार पर भगत इनके पास पहुंच सकते हैं, बिल्कुल सही है, पूछा गया है। वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं के हस्तक्षेप करने में समर्थ हैं, ये कथन गलत है। और लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते, तो ए भी सही है और सी भी सही है, तो ए व सी दोनों सही है। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अब ये देखो प्रश्न लोक देवता से अब की बार किस प्रकार घुमा के पूछा गया है। उसके बाद चित्र शैली या शैलियों को चिन्हित कीजिए जहां मतीराम की साहित्यिक रचना रस राज का विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है। यहाँ की बताना देखो भी कहाँ पर इन्होंने रस राज का विषय वस्तु के उपयोग हुआ है, तो यहाँ पर देखो 62 नंबर का उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सही कूट का चयन करना है, तो 1 नंबर और 4 नंबर उत्तर होगा, यानी कि जोधपुर और बीकानेर। 1 और 4 2 नंबर उत्तर होगा इसका, ठीक है। 1 और 4 यानी कि जोधपुर और बीकानेर में इनकी साहित्य रचना रसराज का विषय वस्तु का उपयोग किया गया। उसके बाद जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ? एक ये समझौता हुआ था जेंटलमैन का, तो ये किसके मध्य हुआ? तो ये हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता हुआ था। अब यहाँ पे 63% कंप्लीट हो गए। अब आगे रीजनिंग वगैरह है और कुछ मैथ के क्वेश्चन है, इनको अपने छोड़े देते हैं, ये आप देख लेना। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन जो शिक्षण विधि से ना जो आए थे आरटीओ वगैरह, उनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो उसके बाद में अब अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जो आरटी वगैरह अधिनियम वगैरह उनकी बात कर लेते हैं शिक्षण विधियों की। तो संस्थागत नियोजन के किस पक्ष में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया गया? अब इसने पूछा भी प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया गया, तो किस पक्ष में? ये है सहशैक्षिक पक्ष। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका, क्या होगा? सहशैक्षिक पक्ष। उसके बाद में पर्यवेक्षण जो इस व्यवहार पर आधारित है, जैसे मैंने उससे ऐसा करने को कहा, वह है। यानी कि पर्यवेक्षण जो इस व्यवहार पर आधारित है, जैसे मैंने उसे ऐसा करने को कहा, ये व्यवहार से बारे में पूछा गया है, तो इसका उत्तर है निरकुंश पर्यवेक्षण। कौन सा व्यवहार है ये? निरकुंश पर्यवेक्षण। उसके बाद में देखो नीचे प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए हैं। हेनरी फेयोल के ने कौन से सिद्धांत सुझाव दिए थे? अब देख लो हेनरी फेयोल है, उसने अलग अलग सिद्धांत दिए। अब इसके बारे में बताना भी कौन कौन से इसने सिद्धांत दिए थे। तो पहला पारिश्रमिक ये दिया था, इसके बाद में श्रम का विभाजन ये भी दिया था, इसके बाद में आदेश की ये अनुशासन ये भी दिया था, और आदेश की एकता ये भी दिया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नहीं होगा, यानी कि 1 नंबर उत्तर होगा ABDE। ये इसके सारे सिद्धांत हैं, किसके? हेनरी फेयोल के। उसके बाद में एक नेता लोगों के मध्य कार्य का विभाजन करता है, यह नेतृत्व के कौन से कार्य के अंतर्गत आता है? तो कौन से कार्य के अंतर्गत आता है? तो यह आता है प्रबंधकारी। किसके आता है? प्रबंधकारी के नेतृत्व में आता है। उसके बाद समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य समान एवं समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य किस सतत विकास लक्ष्य SDG के अनुसार माना गया है? तो ये SDG इंडेक्स से संबंधित पूछा गया है, तो वह SDG 4 कौन सा है? SDG 4 के अकॉर्डिंग ये माना गया है।
उसके बाद में आया है दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। दीक्षा पोर्टल वगैरह आपने पढ़ लिए होंगे, ये सारा अपने शिक्षा अधिनियम उसके अंदर। तो दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन है सही नहीं है। तो इसमें देखो नीचे कूट दिए हुए हैं आपको मिलेंगे, ये देखो कूट के अंदर आपको बताना भी कौन सा सही नहीं है। पहला देखो, इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। इस पोर्टल का प्रयोग केवल अध्यापकों द्वारा ही किया जाता है, ये तो बिल्कुल कथन गलत है। अध्यापक अकेले थोड़ी करेंगे, विद्यार्थी भी होंगे। राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना को उनकी NCERT पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन करने के बाद ही एक्सेस किया जाएगा, तो ये भी गलत है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना पाठ्य सामग्री संग्रहित और शेयर नहीं की जा सकती, हाँ बिल्कुल भी ये शेयर नहीं की जा सकती। अब इसके अंदर कथन आपको देखना भी कौन सा कथन है, इसने पूछा है भी सही नहीं है। अब एक तो बी नंबर इसका सही नहीं है, ठीक है, एक तो बी नंबर सही नहीं है और एक इसका डी नंबर सही नहीं है। डी नंबर सही नहीं है, यानी कि बी और डी होगा इसका, बी और डी, 4 नंबर उत्तर होगा इसका, बी और डी सही नहीं है। उसके बाद लुथर गुलिक द्वारा शिक्षा प्रशासन के लिए प्रदत्त सूत्र POSDCORB में डी का अर्थ क्या है। इसके अंदर देखो लुथर गुलिक द्वारा अलग अलग अर्थ होते हैं, तो इसमें डी का अर्थ पूछा है, तो डी का अर्थ होता है क्या, निर्देशन। क्या होता है, निर्देशन। अब देखो इसके अंदर उत्तर नंबर हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया, तो औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया, तो इसके बाद में ये पूछा गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 1974 को राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड है वो औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया था। उसके बाद यहाँ पर पूछा है ये देखो इधर आपको हिंदी में न समझ में आए तो इधर इंग्लिश में देख सकते हो आप, ये देखो RSCERT इसके परिषद का प्रभाग नहीं है। अब देखो इसका प्रभाग पूछा गया, अभी कौन सा नहीं है, तो शिक्षक शिक्षा प्रभाग है, आयोजना प्रबंधन वित्त प्रभाग है, शैक्षिक सर्वेक्षण अनुसंधान नीति प्रवेश प्रभाग, लेकिन जन सेवा संचार जो सेवा प्रभाग है वो इसका भाग नहीं है। उत्तर हो जाएगा इसका 1 नंबर। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा कक्षा 10 एवं 12 में निर्धारित विषयों में कितने विषयों के चयन की सुविधा है। हालांकि इसके अंदर विषयों से संबंधित पूछा गया भी अनिवार्य विषय कितने हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 विषय। कितने, 3 विषय। उसके बाद RTA अधिनियम 2009 की धारा 19 से 25 के अंतर्गत मान और मानक के अनुसार यदि कोई विद्यालय 1 से 5 तक संचालित है और उसके अंदर 130 विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर कितने अध्यापक होंगे। अगर 130 विद्यार्थी हैं तो वहाँ पर अध्यापक होंगे 4। कितने अध्यापक होंगे, 4। अगर 150 से 200 अध्यापक हैं, ये बच्चे हैं, तो वहाँ पर अध्यापक होंगे 5। लेकिन इसका उत्तर यहाँ पे 130 पूछा है, तो उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, 4 अध्यापक। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया वो कौन सा है, तो वो है राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2011 कर दिया। ये पहले 2009 था लेकिन अब इसको 2011 कर दिया। ये है इस प्रकार के प्रश्न। RTA अधिनियम उल्लिखित एक विद्यालय के लिए मानक और मानदंडों के अनुसार 6ठी से 8वीं तक के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष शिक्षण घंटे। अब देखो 6ठी से लेकर 8वीं तक यहाँ पर टोटल घंटे पूछे हैं, तो कितने घंटे होंगे, 1000 घंटे। कितने, 1000 घंटे। तो ये आज का पेपर था। यहाँ पर मैंने लगभग मैथ और रीजनिंग को छोड़कर आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया। बाकी इंग्लिश वगैरह मैथ साइंस आपके देख लेना, बाकी जीके वगैरह हिंदी वगैरह करंट वगैरह मैंने बढ़िया तरीके से करवा दिया, गजब तरीके से। तो सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, ताकि आपको इस प्रकार की अच्छा आंसर की और क्लासें आपको तुरंत मिलती रहेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।